नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम 2-3 सब्जेक्ट एक साथ लेकर चल रहे हैं, उसी कड़ी में आज अगला लेक्चर आपके लिए लेकर आया हूं मैं कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 74 और 75 चल रहा था। उसी में आज हम प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आपका 75 में ही है, इसलिए आज हम 75 अर्थात प्रधानमंत्री के बारे में विधिवत अध्ययन करेंगे। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री कब से शुरू हुआ था, कब तक चला था, और अटॉर्नी जनरल, ये इन सारे 2-3 पदों के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री, जैसा कि आप हेडिंग देख भी रहे हैं। अगर बात की जाए वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो हमारे ही देश में नहीं, पूरी दुनिया में लोगों को पता है, माननीय नरेंद्र मोदी जी इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अब बात ये आती है कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का चयन कैसे होता है। कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है कि नहीं बन सकता है। प्रधानमंत्री बनना है तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उसमें कौन कौन से क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व करने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो चलिए देखते हैं। बात अगर संविधान की जाए तो हमारे संविधान में सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वो सबसे लंबे समय तक हुए अभी तक, और उसके बाद 2-3 लोग और हुए हैं, जैसे उनकी बेटी इंदिरा गांधी उसके बाद हैं, फिर मनमोहन सिंह जो कि लगातार 2 पंचवर्षीय रह चुके हैं, और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की भी 2सी पंचवर्षीय चल रही है। इसी कड़ी में इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो जो प्रधानमंत्री का पद होता है वो संवैधानिक दृष्टि से, संविधान के नज़रिए से, संवैधानिक और व्यवहारिक दोनों ही नज़रिए से काफ़ी सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। रीज़न ये है कि आपको तो ये बताया जाएगा कि जब हमने आपको प्रेसिडेंट वाला बताया था तो आर्टिकल 53 में, तो ये बताया था मैंने आपको कि 53 में शायद मैंने ये बताया था आपको कि राष्ट्रपति जो होगा वो संविधान का जो है वो संवैधानिक जितनी भी शक्तियाँ राष्ट्रपति में समाहित होती हैं, जितनी भी संवैधानिक शक्तियाँ हैं वो सारी की सारी राष्ट्रपति में प्रवाहित होती हैं, समाहित होती हैं। लेकिन वहीं पर फिर मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ बेशक यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन आगे जैसे बढ़ेंगे तो यही चीज़ फिर से बता दी गई है आपको कि राष्ट्रपति की जितने भी क्रियाकलाप है, जितनी भी शक्तियाँ हैं, जितनी भी संवैधानिक शक्तियाँ हैं, उन सभी का निर्वहन राष्ट्रपति तो करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर। तो इसलिए कहा जाता है कि संविधान तो बताता है संवैधानिक अध्यक्ष या शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास, लेकिन कार्यवाहक या व्यवहारिक शक्ति किसके पास, प्रधानमंत्री के पास। लेकिन अगर देखा जाए तो संवैधानिक और व्यवहारिक दोनों ही प्रकार की शक्तियाँ हमारे प्रधानमंत्री के पास ही होती हैं। कैसे, आगे देखते हैं। अगर बात की जाए नियंत्रण की, तो विधायिका और कार्यपालिका दोनों, यानी एक्सिक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, दोनों पे ही जो है नियंत्रण प्रधानमंत्री का ही होता है। किस पे? पहली चीज़ तो पहला पॉइंट ये था कि जो प्रधानमंत्री होता है वो संवैधानिक तथा व्यवहारिक दोनों ही प्रकार की शक्तियाँ इसमें समाहित होती है, या सर्वाधिक शक्तिशाली होता है दोनों ही नज़रियों से। वहीं पर दूसरी बात की जाए तो अगर नियंत्रण की बात की जाए तो कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, इंग्लिश से बोलते हैं इसको, तथा कार्यपालिका और विधायिका यानी लेजिस्लेटिव, इन दोनों पे नियंत्रण आपके प्रधानमंत्री को होता है। अर्थात इस समय की बात की जाए तो इस समय इन दोनों पे नियंत्रण प्रधानमंत्री अर्थात नरेंद्र मोदी का है। कार्यपालिका में कोई भी योजना है, कोई भी कार्य है, कैसे किया जाएगा, इन सारी चीज़ों पे प्लानिंग होती है। वहीं पर विधायिका का काम यह है कि कोई भी विधिक तरीके से जब भी कोई कानून बनता है तो सारा विधायिका में बनता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें, इसलिए इसको इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, इसको लेजिस्लेटिव बोलते हैं। और एक होती है न्यायपालिका यानी जुडिशरी, ठीक। तो इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री के पद को सरकार का
प्रथम अध्यक्ष अधिकारी भी कहा जाता है। सरकार के प्रथम अधिकारी किसे कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। सरकार का प्रथम अधिकारी की अगर बात की जाए तो हमारा प्रधानमंत्री होता है। ऐसे ही सवाल बनते हैं और ये आपको वन लाइनर बुकों में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपको मैं इसी शुरू से जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो मैंने यही चीज़ें बताई आपको कि चीज़ों को समझिए, एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़िए, ठीक है। जब तक चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करके नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। जैसे वन लाइन, हर चीज़ आपको वन लाइनर ही होगी, समझिए। वहीं पर जब ये बताया कि सरकार का प्रथम अधिकारी प्रधानमंत्री होता है, फिर वहीं पर हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि जो प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच का सेतु होता है, अर्थात बीच के धुरी की संज्ञा है प्रधानमंत्री को दी जाती है। सिंपल सी बात है। मैंने आपको बताया था कि मंत्रिपरिषद में जितनी भी बातें होंगी वो राष्ट्रपति तक जो भी कुछ होगा, जैसे कोई भी चीज़, कोई भी प्लान बना, मंत्रिपरिषद मंत्रियों ने मिलकर बनाया, ठीक, उस पर प्रधानमंत्री की अनुमति मिली, चर्चा हुई, सारा प्लान तैयार हुआ। अब उस पूरे प्लान को राष्ट्रपति जी के पास कौन लेकर जाएगा, प्रधानमंत्री। तो इसलिए मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बीच के सेतु का काम कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की धुरी की संज्ञा दी जानी चाहिए, यह दी जाती है, ठीक है। अब बात है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। देखिए, प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बनता है बहुमत प्राप्त दल, जो भी, जैसे 2014 के 19 को लो ना बात, 2019 से आपने देखा कि स्पेशली हमारे देश में दो ही पार्टियां आमने सामने होती है, एक यूपीए एक एनडीए। यूपीए में आपका ये कांग्रेस वगैरह और उनके कई सारे छोटी मोटी पार्टियां एक साथ होती हैं, और एनडीए में बीजेपी एक बड़ी पार्टी के रूप में, बाकी इनके सारे छोटी छोटी पार्टियां इनके साथ इनका सहयोग करती हैं। तो यूपीए और एनडीए दो पार्टियां हैं मुख्य रूप से। इनमें से जो जीतती है वही जो बहुमत प्राप्त करती है, उस बहुमत प्राप्त दल के नेता को चुन लिया जाता है। नेता चुनते हैं उसे अपना, जैसे कि बीजेपी 2019 में पूर्ण बहुमत के साथ आई। जैसे पूर्ण बहुमत क्या होता है, अब देखो 545 टोटल सीटें हैं, तो 545 + 1 की अगर बात की जाएगी तो 273 सीटें होनी चाहिए। किसी भी पार्टी को अगर अपनी गवर्नमेंट बनानी है तो उसको पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के लिए 273 सीटें प्राप्त होनी चाहिए। अब 273 सीटें यानी 50 + 1, 545 को आप 2 से डिवाइड करें, कितना होगा, 4 214 और 0.2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो ये 273 हो जाता है, ठीक है। तो 273 सीटें किसी पार्टी को अपने दल गवर्नमेंट चलाने के लिए किसी भी पार्टी को 273 प्लस सीटें होनी चाहिए। अगर 273 से कम है तो फिर आपको किसी दूसरी पार्टी से सहयोग लेना पड़ेगा, ठीक है, विधायक वगैरह खरीदने पड़ेंगे, इसलिए एमपी वगैरह खरीदने पड़ेंगे, विधायक नहीं एमपी। तो इसलिए किसी भी पार्टी को, जैसे बीजेपी को सरकार चलानी है या कांग्रेस को चलानी है, तो कांग्रेस को चलानी है तो उसको 273 प्लस सीटें पूर्ण बहुमत के साथ होनी चाहिए। अगर पूर्ण बहुमत सीटें नहीं मिल रही हैं, पूर्ण बहुमत किसी भी दल को प्राप्त नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होता है, तो उस समय पार्टियां क्या करती हैं, गठबंधन कर देती हैं। तो गठबंधन के साथ, अब गठबंधन मतलब ये 3-4 पार्टियां मिलकर एमपी एक दूसरे से, कई सारी पार्टियां, जैसे कांग्रेस है और बीजेपी है, लेकिन इन दोनों के पास पूर्ण यानी 273 सीटें नहीं आई। अब 273 सीटें इनके पास नहीं है, न कांग्रेस के पास न बीजेपी के पास, तब क्या करेंगे, तब ये करेंगे कि जिनके कई सारे, भाई आप इतने बड़े नेता हैं तो आपके सपोर्ट, आपके कांटेक्ट में कई सारी पार्टियां होती हैं, तो हर एक पार्टी से हम बात करेंगे, भाई अपने अपने एमपी मुझे दो। तो जिसके पास 273 प्लस एमपी हो जाएंगे वो फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा और बताएगा, भाई कई सारी पार्टियां मिलकर 273 एमपी यानी सीटें क्लियर कर पाए हैं। जैसे वो सारी पार्टियां मिलकर किसी एक व्यक्ति को, अपने बहुमत प्राप्त दल जो अब बन गया संगठन, उसमें किसी एक व्यक्ति को चुन लेंगे, वही इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दो, ये काम ठीक कर लेगा।
विश्वास होता है तो वो फिर वही चीज़ पार्टी जो है राष्ट्रपति को देती है कि भाई राष्ट्रपति महोदय हमारे दल से इस व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री नियुक्त कर दीजिए। तो ये अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। एक्चुअली में राष्ट्रपति को अधिकार है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। कब? जब उसको कोई भी पार्टी बहुमत प्राप्त ना हो। लेकिन सपोज दैट ना तो बीजेपी के पास संगठन बन रहा है, ना ही कांग्रेस के पास। इस सिचुएशन में राष्ट्रपति का ये अधिकार है कि प्रधानमंत्री चुनने का पूर्ण अधिकार अब राष्ट्रपति को है, स्वतंत्र है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार कहाँ इस्तेमाल करेंगे? अपने विवेकाधिकार अनुसार यही चीज़ें हैं कि जब कोई भी दल चिथिर बिथिर हो गया या कोई भी ऐसा मजबूत दल तैयार ही ना हुआ हो किसी भी डिसीजन लेने के लिए, उस व्यक्ति राष्ट्रपति जो भी एक्शन लेंगे वो कहा जाएगा कि राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करेंगे या अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कब करेंगे? शक्तियों का इस्तेमाल तो तभी करते हैं जब ये प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद से पास होकर प्रधानमंत्री बताते हैं, तो वहाँ पर शक्तियों का इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब कोई भी ऐसी पार्टी ही नहीं है। क्योंकि क्या है, पार्टी क्यों नहीं है? रीज़न ये है पार्टी इसलिए नहीं है कोई, क्योंकि अब मंत्रिपरिषद नहीं है। जैसे ही कोई भी इलेक्शन होता है लोकसभा का, तो उस समय मंत्रिपरिषद समाप्त हो चुकी होती है। फिर से जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो प्रधानमंत्री बनने के बाद नई मंत्रिपरिषद का गठन होता है। मंत्रिपरिषद के गठन कौन करता है? प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य था मेरा, जैसे बीजेपी 300 कुछ प्लस उनकी सीटें थी 2019 में, तो उस समय बीजेपी का लीडर कौन था? मतलब प्रधानमंत्री, मतलब चेहरा पहले बता दिया कि अगर हमारे यहाँ पूर्ण बहुमत प्राप्त हो रहा है हमें, तो हमारी तरफ से प्रधानमंत्री श्रीमान महोदय होंगे। ठीक, तो उधर से कौन थे? मोदी। तो भाई पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, 300 प्लस सीटें आई, इसमें कोई संगठन की बात ही नहीं है, सहयोग की। तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट मोदी को राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। तो राष्ट्रपति को फिर क्वेश्चन के प्रधानमंत्री को किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? यह प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। फिर क्वेश्चन यहीं से घुमाते हैं कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो आप ये चीज़ जान ले कि जो भी मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री होते हैं, उन सभी मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जैसे बीजेपी मोदी हैं, तो अब मोदी अपनी पार्टी से कुछ चुनिंदा लोगों को चुनेंगे, जिनको चुनेंगे उन्हीं को प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, ये राजनाथ है, राजनाथ का रक्षा मंत्री की शपथ दिला दो। तो राजनाथ हैं, उनका रक्षा मंत्री की शपथ दिला दें। राष्ट्रपति जी, ये अमित शाह हैं, इनका गृह मंत्री की शपथ दिला, इनका गृह मंत्री की शपथ दिला दे हैं। मतलब शपथ दिला दी जाती है। उसके बाद प्रधानमंत्री पे ये डिपेंड करता है कि किस मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा। शपथ कोई भी किसी भी अलग अलग डिपार्टमेंट की नहीं मिलती है, एक मंत्री पद की शपथ ली जाती है। उसके बाद विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करते हैं, समझ गए? तो ये कुछ कर्तव्य होते हैं प्रधानमंत्री, कुछ ड्यूटीज होती है, ये अधिकार हैं प्रधानमंत्री के पास कि अगर आपसे क्वेश्चन लिख लिया जाए, मेंस पे पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री के अधिकारों, तो ऐसे संविधान में अगर आप देखेंगे तो संविधान में प्रधानमंत्री के अधिकारों की कोई बात नहीं की गई। लेकिन हाँ, ये कुछ अधिकार हैं जो आपको ये दर्शाते हैं कि ये अधिकार प्रधानमंत्री के पास ही है। क्या कौन कौन से अधिकार हैं? पहला, मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करेंगे। अब जैसे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट बच जाते हैं, जैसे इसरो हो गया, DRDO हो गया, ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिनको किसी भी व्यक्ति को नहीं जाता, प्रधानमंत्री स्वयं रखते हैं, जिसको बोलते हैं PMO में है। ये सारे PMO के अंडर में, अर्थात प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ठीक, के अंतर्गत आते हैं। तो
फिर कुछ मंत्रियों को अतिरिक्त पदभार, मैंने आपको मंत्रिपरिषद समझा दिया इसलिए उसको नहीं समझाऊंगा, पिछले लेक्चर में आप देख लीजिए पूरा। यहाँ केवल और प्रधानमंत्री की बात करेंगे। तो जब प्रधानमंत्री के फिर क्वेश्चन आता है प्रधानमंत्री कर्तव्यों के, तो प्रधानमंत्री कर्तव्य हैं कि वो अपने जो भी कुछ क्या बोलते हैं कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद में जो भी काम शाम होगा या संसद में जो भी कुछ घटित हो रहा होगा, ये सब कुछ जानकारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देंगे। ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, ड्यूटी है, ठीक। और ये चीज़ 75 आर्टिकल 75(2) में बताई गई है। आर्टिकल 75(2) में बताई गई है कि संसद में जो कुछ भी घटित हुआ है वो सारी की सारी जानकारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देंगे और ये राष्ट्रपति का कर्तव्य है। समझ गए आप। दूसरी चीज, आर्टिकल 75(1) में, आर्टिकल 75(1) में मैंने आपको बता दिया था लेकिन फिर अब यहीं चल रहा तो यहाँ बताना ज़रूरी है। 75(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात की गई है, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक। जब क्वेश्चन के बारे पूछा गया कि राष्ट्रपति क्या किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है? कर सकता है। वहाँ पर अपने स्वविवेकाधिकार का इस्तेमाल करेगा। और कब करेगा? जब कोई भी पार्टी को पूर्ण बहुमत न प्राप्त हुआ हो और गठबंधन की सरकार न बन रही हो, उस वक्त राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री की शपथ दिला सकता है अपने विवेकाधिकार अनुसार, ठीक। लेकिन उस व्यक्ति को चाहे तो मुझे दिला दें, प्रधानमंत्री चाहे, राष्ट्रपति चाहे मुझे भी शपथ दिला सकते, लेकिन कब तक? 6 महीने के लिए। अगर आगे मुझे प्रधानमंत्री पद पर बने रहना है तो इसके लिए राष्ट्रपति, इसके लिए मुझे कहीं ना कहीं से बाई इलेक्शन, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा में कहीं किसी भी सदन का मुझे सदस्य बनना होगा, सदस्य, ठीक है। तभी मैं पूरा 5 साल कंप्लीट कर पाऊंगा, अन्यथा नहीं कर पाऊंगा, ठीक। ये सारी चीज़ें। और जो ये आर्टिकल 78 में बताया गया है कि जो कुछ भी राष्ट्रपति को संसद की सारी जानकारी प्रधानमंत्री देंगे, उनका कर्तव्य है। किसमें? आर्टिकल 78 में। आर्टिकल पीएम की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। साथ ही आर्टिकल 78 में क्या बताया गया? आर्टिकल 78 में बताया गया कि संसद में जो कुछ भी घटित होगा उसकी सारी जानकारी प्रधानमंत्री जो हैं वो राष्ट्रपति को देंगे। ये राष्ट्रपति की ड्यूटी है। क्या है? ड्यूटी है, कर्तव्य है ये प्रधानमंत्री का, ठीक। अगर बात प्रधानमंत्री के अधिकारों की जाए, अधिकार, तो प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों का चयन अधिकार, जैसा मैंने आपको बताया था कि मंत्रिपरिषद के जितने ही मंत्री हैं उनका चयन कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेंगे। साथ ही मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करेंगे। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करे? ये बहुत क्वेश्चन पूछ जाता है। तो आपको मैंने बता रखा है कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, यदि मंत्रिपरिषद का कोई भी मंत्री किसी भी कारणवश उसका पद रिक्त हो जाए, चाहे तो उसकी मृत्यु हो जाए या इस्तीफा दे दे, तो मंत्रिपरिषद पे क्या असर पड़ेगा? तो मंत्रिपरिषद का कोई भी मंत्री अगर इस्तीफा दे रहा है या उसकी मृत्यु हो रही है, किसी भी कारणवश उसका पद अगर रिक्त हो रहा है, तो मंत्रिपरिषद पर जरा रत्ती भर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर प्रधानमंत्री, तो क्या जैसे राजनाथ अपना पद छोड़ दें, डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ छोड़ दें, तो अब कोई सोचे कि मंत्रिपरिषद में कुछ असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री को उनके किसी कोई योग्य व्यक्ति मिलेगा, उसको रक्षा मंत्री की शपथ दिला देंगे। अगर नहीं मिलेगा तो रक्षा मंत्रालय पीएमओ के अंदर में आ जाएगा, अर्थात प्रधानमंत्री के अंदर में आ जाएगा। यही सारी चीज़। लेकिन अगर
मंत्रिपरिषद पूरा फुली कंप्लीट है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री को कुछ हो जाए, प्रधानमंत्री मर जाए या अपना पद छोड़ दे या गवर्नमेंट गिर जाए, तो मंत्रिपरिषद अपने आप फिनिश हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। समझ गए? प्रधानमंत्री ही सब कुछ है। मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री का पद अगर रिक्त होता है तो आप ये जान लो कि मंत्रिपरिषद अपने आप समाप्त मान ली जाएगी। इसीलिए अगली 5 वर्ष के बाद जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के दौरान मंत्रिपरिषद नहीं होती है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो चुका होता है। तो नई मंत्रिपरिषद का फिर से गठन होता है जब प्रधानमंत्री शपथ लेता है। तो चाहे वो खुद बन रहे हों मंत्रिपरिषद, जैसे 2014 प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, 2019 से फिर से बने। तो 2019 में जब नया इलेक्शन हुआ 2019 की पंचवर्षीय वाला, तो उस दौरान की मंत्रिपरिषद समाप्त हो चुकी थी। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने फिर से नए मंत्रियों को गठन किया। जैसे रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह को दिया गया, जो जिनके पास पहले गृह मंत्रालय था। अमित शाह के पास कोई भी मंत्रालय नहीं था, बीजेपी के अध्यक्ष थे, लेकिन उन्हें गृह मंत्रालय दे दिया गया। तो अपनी नई कैबिनेट का गठन, नई मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री करता है। आया समझ में? इसीलिए जो प्रधानमंत्री का पद होता है बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही सर्वाधिक शक्तिशाली पद जो होता है प्रधानमंत्री का ही होता है। इसीलिए दुनिया प्रधानमंत्री बनने के लिए मरी जा रही है। समझ गए? चलिए आगे। और इनके कुछ अधिकार हैं, जैसे मंत्रियों का मार्गदर्शन करना। अब जैसे देखते रहते हैं, कोई भी मंत्री अगर किसी भी पार्टी का कोई गलत बयानबाजी कर जाए तो फिर ये ड्यूटी प्रधानमंत्री की होती है कि उस बयानबाजी या तो उसको समझाएं, वो सही बयानबाजी करे, या प्रधानमंत्री खुद आकर उसकी माफ़ी मांगते हैं। और ये कहते ही नहीं, उनका कहने का तात्पर्य कुछ दूसरा था, बशर्ते उनके कहने का लहजा दूसरा हो गया, जिससे अर्थ का अनर्थ हो गया और बात गलत हो गई। तो ऐसे चीज़ें सब चलता करती थी। इसलिए बीच में प्रधानमंत्री के अपने मंत्रियों का मार्गदर्शन क्या करते हैं, ऊट पटांग ना बोलो भैया, नहीं तो जनता है बिन लाई एक एक का। ठीक वहीं पर योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग, योजना आयोग को इसमें नीति आयोग के नाम से जानते हैं। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम नीति आयोग हो गया। तो इस समय चाहे योजना आयोग करके अब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जो भी प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। नीति आयोग क्या होता है? नीति आयोग एक ऐसा कमीशन होता है, एक ऐसा आयोग होता है जिसके अंतर्गत कोई भी किसी भी प्रकार की प्लानिंग की जाती है। जैसे रेलवे की प्लानिंग, रोड की प्लानिंग, सड़क की प्लानिंग, हाईवेज की प्लानिंग, मतलब हर प्रकार की प्लानिंग जहाँ हो वो प्लानिंग कमीशन होता है। इसलिए कि एक अर्थशास्त्री थे, याद नहीं आ रहे हैं, उनका नाम था अर्थशास्त्री का के संथानन ने इसीलिए प्लानिंग योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा था। क्या कहा था? सुपर कैबिनेट। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आगे देखी जाए बात, तो मंत्रिमंडल एक सचिवालय होता है, मंत्रिमंडलीय सचिवालय। और मंत्रालय के कार्य जो कि मंत्रिमंडलीय सचिवालय, मंत्रिमंडलीय सचिवालय, सेक्रेटेरिएट कैबिनेट बोलते हैं इसको। ठीक, इसके अंतर्गत इसका काम होता है जो मंत्रिपरिषद है, ठीक है, या जो भी मंत्री हैं या जो मंत्रालय हैं उनके नियमावली तैयार करना, वो काम होता है मंत्रिमंडलीय सचिवालय का। ठीक, अब बात कि कुछ ज़रूरी चीज़ों की कर ली जाए, जो कि ज़रूरी नहीं है कि वो लिखा ही जाए, लेकिन उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। पीएम के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है? देखो, पीएम के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका यही होती है कि इसलिए कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कोई भी अगर प्रधानमंत्री बने तो किस सदन का सदस्य होना चाहिए, राज्यसभा कि लोकसभा? तो प्रधानमंत्री जो बनता है वो किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा। कहा यह जाता है कि 6 महीने तक आप
अपने पद पर बने रह सकते हैं, मंत्री पद पर बने रह सकते हैं, किसी भी प्रकार का मंत्री पद हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या मंत्रिपरिषद कोई भी पद हो, ठीक है। तो आप मंत्रिपरिषद के अंदर कोई भी पद हो, किसी मंत्री पद का पद हो, तो उस दौरान आप चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा 6 महीने तक तो आप रह सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप सदन के सदस्य नहीं बने हैं या सांसद नहीं बने हैं, ना ही राज्यसभा से हैं ना ही लोकसभा से, तो आपका पद आपसे छिन जाएगा, हट जाएगा। लेकिन इसीलिए जो मंत्री बनते हैं, अगर वो नहीं जीतते हैं, जैसे 2014 में स्मृति ईरानी अमेठी से हार गई थी, तो उन्हें शिक्षा मंत्री बना दिया गया था और शिक्षा मंत्री बनाया गया था। लेकिन फिर उन्हें गुजरात से कहीं से उन्हें जिताया गया था, इलेक्शन लड़ाया गया, वहाँ जीते। मतलब ये होता है ना कि अपना जैसे एक एरिया होता है कि यहाँ से अगर हम अपने गधे को भी खड़ा कर देंगे तो गधा जीत जाएगा, तो वो उस एरिया से उस व्यक्ति को एंट्री वहाँ इलेक्शन करा दिया जाता है। या अगर ये लगे कि इसकी इतनी भी ज़्यादा छवि खराब है, इतनी ज़्यादा छवि खराब है कि कहीं से भी नहीं जीत सकता है, उसको राज्यसभा को बैक विंडो बोलते हैं, ठीक। तो राज्यसभा से उसको एंट्री करा दी जाती है सांसद की, यानी सांसद उसको बना दिया जाता है। तो राज्यसभा के थ्रू या तो ये बता दिया जाएगा अर्थशास्त्री या शिक्षा, साहित्य, खेलकूद, ठीक, कला, इन सब क्षेत्रों से लोगों को एंट्री करा दी जाती है। क्योंकि मनमोहन सिंह जो थे वो कभी भी लोकसभा से प्रधानमंत्री नहीं बने, वो राज्यसभा से के सांसद थे, ठीक है। तो इस वो अर्थशास्त्री के रूप में उन्हें, शिक्षा के क्षेत्र में अर्थशास्त्री के रूप में उन्हें राज्यसभा में एंट्री कराती है बैक विंडो से, और वो फिर पूरा कार्यकाल संभालते रहे, ये होता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि अगर मतलब कहा यह जाता है कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि कहीं संविधान में लिखा चाहे लोकसभा के सदस्य हो चाहे राज्यसभा के सदस्य हो, आप सदस्य होने चाहिए बहरहाल बस। लेकिन जो संविधान वेत्ता हैं, उनका कहना मानना यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति जनता के बीच से चुनकर आएगा तो वो जनता की बातों को समझेगा, जनता की समस्याओं को समझेगा, जिनको संसद में रखेगा और वहाँ से उनका विकास होगा, उनका सॉल्यूशन निकलेगा, वहाँ से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी खासी निभा सकेगा। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति लोकसभा से नहीं है तो जनता के बीच कभी गया ही नहीं, और जनता के बीच में कभी नहीं गया तो कुछ समझेगा नहीं, और जो समझेगा नहीं तो काम की बात ही नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर लोकसभा से कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। बात यह है, लेकिन संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है कि आप लोकसभा के हो तभी प्रधानमंत्री बनेंगे, अच्छा होगा, कुछ नहीं। ये बताया गया है चाहे आप राज्यसभा से हो चाहे लोकसभा से हो, कहीं से भी हो, आप कहीं ना कहीं के सांसद होने चाहिए, चाहे राज्यसभा सांसद हो चाहे लोकसभा सांसद हो, ठीक है। तो ये सारी जानकारी समझ में आ गई। तो ये होता है प्रधानमंत्री का पद। प्रधानमंत्री पद को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अन्य मंत्रियों की शपथ या नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति क्या खुद किसी भी मंत्री को मंत्री पद की शपथ दिला सकता है? नहीं दिला सकता है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही वो मंत्रिपरिषद किसी भी व्यक्ति को मंत्री की शपथ दिला सकता है, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री नहीं चाहे तो राजनाथ मंत्री के पद की शपथ नहीं ले सकते। राष्ट्रपति ने कहते हैं राजनाथ आओ, तुम बहुत बढ़िया आदमी हो, हाँ तुमका रक्षा मंत्री पद दे रहे हैं, रक्षा मंत्री तुम्हारा मंत्री पद की शपथ दिला दे रहे हैं, नहीं दिला सकते। या कहे स्मृति ईरानी तुम आओ, तुम बहुत सुंदर हो, तुमका मंत्री पद की शपथ दिला दे रहे हैं, चाहे सुंदर हो चाहे ना सुंदर हुए, नहीं दिला सकते। राष्ट्रपति की इतनी हिम्मत नहीं कि खुद अपने स्विवेकाधिकार से किसी व्यक्ति को मंत्री के पद की शपथ दिला दें। उसी व्यक्ति को मंत्री पद की शपथ दिला सकते हैं जिसको प्रधानमंत्री जी कहेंगे, ठीक। हाँ, कोई भी व्यक्ति मंत्री तभी तक रह सकता है प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत। एक चीज़ जान लीजिए, अगर प्रधानमंत्री चाह जाए तो उसको हटा सकते हैं। इसके लिए वो राष्ट्रपति से कहेंगे राष्ट्रपति काना फूजी, ये जो राजनाथ हैं ये दखलंदाजी दे रहे हैं, इनका हटाओ। राष्ट्रपति कहें राजनाथ हटो, राजनाथ हट देंगे, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं। तो प्रसाद कोई भी व्यक्ति मंत्री पद पर तभी तक बना रह सकता है प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत। किसके? प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत। ऐसा नहीं कि आप एक बार प्रधानमंत्री मंत्री बन गए, मंत्री पद की शपथ ले ली तो आप 5 साल के लिए एकदम हीरो हो गए, चौड़ी छाती करके चले गए। ज़्यादा चौड़े आओगे तो प्रधानमंत्री तुमको गैप कर देंगे, चौड़ियाँ आई जो हाथे चौड़ा नहीं सिकुड़ जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें। तो फिर उसके बाद ये तो प्रधानमंत्री का पद हुआ। 75(1) में राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे प्रधानमंत्री को,
74 मैंने मंत्रिपरिषद आपको विधिवत पढ़ा दिया था पिछले ही लेक्चर में। इसके पहले जो लेक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ा उसी में है मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो ये हुआ प्रधानमंत्री का पद। फिर यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री हुए, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन जैसे बनता है कि जैसे इनसे बनता है एकमात्र प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से सांसद रहे हों, तो मनमोहन सिंह राज्यसभा से सांसद रहे हैं, प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अगला उप मंत्री, उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री एक अपवाद होता है। क्या होता है अपवाद, जान लो क्या। उप प्रधानमंत्री पद का कहीं भी पूरे संविधान में रत्ती भर भी जिक्र नहीं है। उप प्रधानमंत्री यहाँ पर वाइस प्राइम मिनिस्टर, ठीक। चलिए आगे, कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है, बशर्ते इसका इस पद का सृजन पहले ही पंचवर्षीय प्रथम कार्यकाल में कर लिया गया था। इस प्रकार क्वेश्चन यहाँ से अब नहीं बनते, पहले बनते थे, तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए जानकारी के तौर पर बता दे रहा हूँ। उप प्रधानमंत्री का पद हमारे संविधान में इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है, ठीक। अपनी सहूलियत के अनुसार इस पद का सृजन कर लिया गया था। इसलिए क्वेश्चन बनता है कि प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है, तो पहले जो उप प्रधानमंत्री हुए वो है लाल बहादुर शास्त्री, सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो पहले उप प्रधानमंत्री हुए हैं। लेकिन फिर क्वेश्चन यह से बनता है कि दूसरे उप प्रधानमंत्री कौन हुए हैं, तो आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, सॉरी दूसरे नहीं, अंतिम, तो अंतिम उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी हुए हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब प्रधानमंत्री थे उस समय लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री हुए। लेकिन उसके बाद से अब तक किसी भी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री का पद या उप प्रधानमंत्री के पद के लिए नियुक्त नहीं किया गया है। दूसरी चीज़, उप प्रधानमंत्री के पद एक अपवाद था। देखिए, अगर इसका कोई उपयोग नहीं है, किसी प्रकार कोई शक्ति नहीं इनके पास, नहीं कोई इनके पास उपयोग, इनका उपयोग है। अगर प्रधानमंत्री का पद रिक्त है तो ये नहीं कि प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच जाएंगे, नहीं जा सकते, क्योंकि जब आपको राइट लेने का कोई राइट ही नहीं है, अधिकार, सॉरी हाँ, किसी प्रकार कोई अधिकार लेने का आपके पास अधिकार ही नहीं है, तो आपका पद किस लिए बना है, बेकार है। मतलब ये होता है ना कि जैसे दो लोग हैं, ये बायां हाथ दायां हाथ, दायां हाथ ज़्यादा पावरफुल है बायां हाथ की अपेक्षा, या कहीं कहीं बायां हाथ पावरफुल रहता है दायां हाथ की अपेक्षा। तो ये हुआ कि भाई दायां हाथ तो आगे निकला जा रहा है, बाएं हाथ दोनों जुड़े तो बाजू से, तो ये कहा जाता है अच्छा दायां हाथ तुम प्रधानमंत्री हो, बायां हाथ तुम उप प्रधानमंत्री हो। रोज तो बना ही रहता है भाई कि दाहिना हाथ आगे जा रहा है। वैसे ही जैसे सरदार वल्लभ भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री बना दिया है। अटल बिहारी लाल कृष्ण आडवाणी एक साथ कोई भी आंदोलन करते थे, एक साथ छिड़ता आता था, एक साथ छिड़ते थे, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया गया, तो अटल लाल कृष्ण आडवाणी को उप प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त कर दिया गया। भत्ते वत्ते मिलते थे वो, लेकिन उस संविधान में कुछ भी नहीं है, अपनी तरफ से गवर्नमेंट दे देती थी, ठीक है। और अगर प्रधानमंत्री का पद रिक्त है तो ये नहीं कि प्रधानमंत्री वहाँ पर आ जाएंगे। जैसे राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त आ जाता है तो उसके बाद उपराष्ट्रपति के पास पूरी शक्तियाँ आ जाती हैं राष्ट्रपति वाली, तो उस समय उपराष्ट्रपति जो रहता तो उपराष्ट्रपति है, लेकिन सारा कार्यों का निर्वहन क्या राष्ट्रपति पद के करता है। लेकिन ये नहीं कि प्रधानमंत्री के पद खाली तो उप प्रधानमंत्री आ जाएगा और सारे अधिकार, सारे डिसीजंस लेना शुरू कर देगा, सारे निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, निर्णय लेने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं है उप प्रधानमंत्री के लिए, इसलिए इस पद को समाप्त कर दिया गया। फिर यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले उप प्रधानमंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन सबसे अंतिम तो लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक, लाल कृष्ण आडवाणी। लेकिन फिर यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसे प्रधानमंत्री जिनके दौरान दो दो प्रधानमंत्री हुए, तो मोरारजी देसाई के समय दो उप प्रधानमंत्री हुए, एक तो जगजीवन राम, दूसरे चौधरी चरण सिंह। ये मोरारजी देसाई के समय पर दो उप प्रधानमंत्री हुए, कौन कौन, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। लेकिन वहीं पर एक ही व्यक्ति दो प्रधानमंत्रियों के दौरान उप प्रधानमंत्री रहा है, चौधरी देवीलाल
चौधरी देवीलाल जो हैं वो उप प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन वीपी सिंह और क्या बोलते हैं उनको, वीपी सिंह और चंद्रशेखर, इन दोनों, ये दोनों प्रधानमंत्री दौरान एक ही उप प्रधानमंत्री हैं, वह चौधरी देवीलाल। ठीक, तो ये सारी चीज़ें, इतने यहाँ से क्वेश्चन पूछा था और कुछ नहीं पूछा था। फिर एक पद है, बहुत इंपॉर्टेंट पद है, लीडर ऑफ अपोजिशन। इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन की बहुत ही महत्वपूर्ण पद हो जाता अब है 1969 से, यानी कि क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, लीडर ऑफ अपोजिशन को विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक, यानी विपक्ष का नेता। जब चौथा आम चुनाव हुआ 1977 में, तब तक एक ही पार्टी थी और सभी की प्री पार्टी थे, लेकिन कुछ लोग उसके अपोजिट बैठते थे, लेकिन किसी भी व्यक्ति को विपक्ष के नेता का अधिकार नहीं प्राप्त था। अर्थात संविधान में हमारे विपक्ष के नेता का पद है ही नहीं। लेकिन ये हुआ कि कब तक एक ही पार्टी सत्ता संभालेगी, कोई दूसरी पार्टी हो या जो सत्ताधारी पार्टी है वो सारे काम सही कर रही है कि नहीं कर रही है, गलत कर रही है या अत्याचार कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, निरंकुशता कर रही है। तो सरकार के सरकारी कामों के निरंकुशता रूपी शासन को रोकने के लिए जिस पद का सृजन किया गया वो पद है विपक्ष का नेता का पद, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन का। ठीक, तो इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन पद का नियुक्ति की गई। कब से? 1977 में, सॉरी गलत बोल गया, 1969 से 1969 में इस पद का सृजन किया गया। तो इस प्रकार जो सबसे पहले लोकसभा के विपक्ष के नेता हुए राम सुभग सिंह। कौन हुए? राम सुभग सिंह। राम सुभग सिंह पहले ऐसे विपक्ष के नेता हैं। लोकसभा से पहले विपक्ष के नेता कौन है? राम सुभग सिंह। लेकिन उसके बाद राज्यसभा से हुए हैं श्यामानंद मिश्रा। ये जो हैं ये राज्यसभा के विपक्ष के नेता हुए। तो कई बार क्वेश्चन पूछाता है कि पहले विपक्ष के नेता बनने वाले व्यक्ति कौन है? तो राम सुभग सिंह लोकसभा से, लेकिन राज्यसभा से श्यामानंद मिश्रा जी। ये दो व्यक्ति हैं जो सबसे पहले विपक्ष के नेता पद का सृजन किया इन्होंने। लेकिन होते करते जनता दल की जब सरकार बनी तो 1977 में एक अधिनियम आया जिसके तहत यह हुआ जो विपक्ष के नेता का पद होता है उसके भत्ते वत्ते निर्धारित किए गए, उनका वेतन वगैरह निर्धारित किया गया, उनकी सुविधाएं सारी नियुक्ति की बताई गई। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई 1977 जनता पार्टी। ठीक, इस तो क्वेश्चन 1977 अधिनियम के तहत 1977 अधिनियम के तहत भत्ता वत्ता की सारी बातें की गई। ठीक, विपक्ष दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए फिर यहाँ से जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो अब ये है कि विपक्ष दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए लोकसभा में किसी भी पार्टी को या किसी भी दल को कोरम होना चाहिए। कोरम क्या होता है? 10%, यानी कि जैसे 545 सीटें हैं, इनका 10% अगर निकाला जाए तो निकालेंगे आप 10%, तो लमसम 54 हो जाएगा। ठीक, तो 54 अगर नेता यानी 10% लोग आपके जीते हुए हों, यानी 10% MP आपके जीते हुए हों। अगर 10 यानी कोरम आप पूरा नहीं कर रहे हैं, कोरम मतलब होता है कि 10% विपक्ष पार्टी के पास कम से कम 10% उसके जीते हुए MP होने चाहिए, तो उसे विपक्ष का
दर्जा मिलेगा, विपक्ष के नेता का दर्जा मिलेगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब ये चलन आ चुका है, तो इसलिए अब अगर आप कोरम को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, कोरम अपना, कोरम यानी 10% वही 10% लोग जीते हुए वही, तो उसको कोरम बोलते हैं, ठीक है, संसद का कोरम बोलते हैं। तो संसद कोरम क्या होता है, 10% लोग को कोरम बोलते हैं। जो पार्टी विपक्ष में बढ़ती है, तो अगर आप कोरम नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे हैं, तो आपको विपक्ष के पद का, विपक्ष के नेता का अधिकार नहीं दिए मिलेगा। विपक्ष के नेता की शक्तियाँ वैसे ही होती हैं जैसे कैबिनेट की किसी भी व्यक्ति की, वैसी सारी फैसिलिटियाँ विपक्ष के नेता की होती हैं। कैबिनेट के मंत्री जैसे राजनाथ सिंह हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, तो वैसे ही सारी फैसिलिटीज़ विपक्ष के नेता को दी जाती हैं। समझ गया आपको? तो कोरम क्या होता है, 10% पूर्ण करने हेतु लोकसभा में 10% सदस्यों के जीते हुए एमपी को, यानी विपक्ष जो हारी हुई पार्टी उसका 10% जो एमपी जीते उनको कोरम बोलते हैं। तो कोरम कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपको विपक्ष के पद का दर्जा मिलेगा, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। तो ये रहा आपका क्या, लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता। तो ये इसकी तो अब एक अहमियत है, इसकी अपनी एक शक्तियाँ, अपने अधिकार हैं। मतलब अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। इस समय विपक्ष में कौन है, कांग्रेस है। जब कांग्रेस जीत जाती है तो बीजेपी का कोई भी नेता, लीडर, बीजेपी अपना कोई नेता विपक्ष का नियुक्त करती है। ये सारी चीज़ें होती हैं, समझ गए। अब आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 में आपको अटॉर्नी जनरल पढ़ना है। अटॉर्नी जनरल, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, महान्यायवादी। ये क्या होता है, अटॉर्नी जनरल, ठीक, महान्यायवादी। ये जो है सरकार का एक संवैधानिक, एक विधिक सलाहकार होता है। जैसे कोई भी काम है, भाई गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री या किसी मंत्री को कानून थोड़े ना पता है, पता है, नहीं पता है। तो कोई भी डिसीजन अगर लें, जैसे कि एनआरसी था, एनआरसी का डिसीजन लेना है, तो उससे संबंधित जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी चीज़ें हैं, फैक्ट हैं, विधिक फैक्ट, वो सारे महान्यायवादी जो भी होंगे, शायद मुकुल रोहतगी हैं, देख लेना। तो अमित शाह बुलाएंगे, भैया अटॉर्नी जनरल बताओ इसमें कुछ गैर कानूनी प्रक्रिया तो नहीं हो रही, तो समझाएंगे ये चीज़ें हैं, ये गलत हैं, ये सही हैं, ये कानून के नज़रिए से सही है, लेकिन ये कानून के नज़रिए से गलत है। सरकार का एक प्रकार से वकील होता है अटॉर्नी जनरल, हिंदी में समझो, सरकार के एक प्रकार का वकील होता है। या ये जैसे सरकार का वकील है तो क्या करेगा, सरकार को विधिक सलाह देगा, कानूनी सलाह देगा। तो इसलिए किसको अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। इसका काम कहते हैं, ये संसद की किसी भी प्रक्रिया में भाग ले सकता है, लेकिन ये संसद का सदस्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि संसद में कभी भी जब वोटिंग होती तो ये वोट नहीं डाल सकते, लेकिन संसद की हर एक प्रक्रिया में भाग ले सकता है, बोलने का अधिकार है, ठीक है, लेकिन इसको वोट डालने का अधिकार नहीं है। संसद नहीं है, सांसद नहीं हो सकता है संसद का, और सांसद नहीं है तो वोट नहीं डाल सकता है, सीधी सी बात। जो सांसद वो वोट डाल सकता है, बहुत सारी वहाँ प्रक्रिया चलती रहती हैं। जैसे कोई बिल आया, अब विवाद मच गया, तो भैया चलो वोटिंग डालो। अगर वोटिंग ठीक पड़ रही है, बिल के सपोर्ट में वोटिंग जा रही है तो बिल पास होगा, अगेंस्ट जा रहे तो बिल नहीं पास होगा। उस दौरान सांसद वोट डालते हैं। तो ये कहा जाता है कि अगर अटॉर्नी जनरल वोट नहीं डाल सकते, लेकिन हाँ संसद की किसी भी प्रक्रिया में भाग ले सकता है, किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता है क्योंकि वो सांसद नहीं है। इसका कार्यकाल प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत होता है, या ये बोल लो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अरे प्रधानमंत्री मतलब कानाफूसी कर दिन तो राष्ट्रपति है भागो, वही हो गया। मतलब सिंपल सा आपको टिक करना है राष्ट्रपति के पद,
के प्रसाद पर्यंत। तो इनका पद किनके तहत होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भैया, प्रसाद पर्यंत, ठीक। और ये पूर्णकालिक नहीं होते हैं। पूर्णकालिक मतलब ऐसा नहीं कि अगर एक नियुक्ति कर दी गई तो पूरे 5 साल ही रहेंगे। प्रसाद पर्यंत है, जब आज करें इच्छा नहीं कल का हटा दी, ठीक। ये सारी चीज़ें, इनका वेतन नहीं है लेकिन इनका भत्ता होता है, ठीक। अलाउंस होते हैं इनके, वेतन कुछ नहीं होता, भत्ता होता है, फैसिलिटीज कुछ भी दे देते हैं। ये देश के किसी भी न्यायालय में सरकार की तरफ से केस लड़ सकते हैं, किसी भी न्यायालय में जाकर सरकार की तरफ से केस लड़ सकते हैं, खुद का केस लड़ सकते हैं, लेकिन किसी दूसरी पार्टी की या सरकार के अगेंस्ट ये केस नहीं लड़ सकते। सरकार के अगेंस्ट ये केस नहीं लड़ सकते हैं अटॉर्नी जनरल, समझ गए। दूसरी चीज़, इनके नीचे सॉलिसिटर जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल के नीचे सॉलिसिटर जनरल होता है, और सॉलिसिटर जनरल के नीचे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है। अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये 3 प्रमुख पद होते हैं, क्रमवार चलते रहते हैं। ये ठीक है। तो ये है, कोई इनका खास, इनका डायरेक्ट ये पूछ लेता है अटॉर्नी जनरल का पद, अरे यार आर्टिकल तो लिखा ही नहीं मैंने, 76, या महान्यायवादी का पद किस अनुच्छेद में है? तो 76 में है। यही डायरेक्ट पूछाता है। ये किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ये पूर्णकालिक होते नहीं, ये पूर्णकालिक नहीं होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है कि सरकार के सलाहकार होते हैं, विधिक सलाहकार होते हैं, कानूनी सलाहकार होते हैं, ठीक। सरकार के खिलाफ कोई अगर कार्रवाई, तो ये सरकार की तरफ से केस लड़ेंगे। कहते हैं गवर्नमेंट लॉयर हैं, तो वही गवर्नमेंट लॉयर मतलब नहीं, मतलब सरकार के अगेंस्ट आपने कुछ केस वेस कर दिया तब, ठीक, तब ये वहाँ से लड़ेंगे। दूसरी चीज़, इसीलिए जब कोई केस कोई काम हुआ और वो गलत हो गया, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसको गाली दी जाती है। किस गवर्नमेंट ने एक पद इसके लिए नियुक्त किया है अटॉर्नी जनरल का, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती है? तो इसीलिए अटॉर्नी पर जनरल की बहुत ज़्यादा किरकिरी होती है ज़्यादातर। तो गवर्नमेंट तो अपनी मर्जी करती है, इसका तो काम है भैया, इसने समझा दिया। और गवर्नमेंट अपने एक उसमें रहती है यार, पावर में रहती है, तो जल्दी जल्दी सुनती उनती नहीं, लेकिन पूछती है। लेकिन इसकी ड्यूटी सलाह ले, ये सलाह देते हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें समझ गए। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले लेक्चर में इसके आगे हम संसद पढ़ेंगे। भाई 78 में बता ही दिया मैंने, क्योंकि यहाँ ज़रूरी था। 77 बचा है। 77 में क्या है? भारत सरकार के कार्यों का संचालन राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, यही है। लिख लो इसको भी यहीं पर, आर्टिकल 77। क्या यहाँ पर लिखना है आपको कि भारत सरकार के कार्यों का संचालन राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, लेकिन करेंगे कौन? पीएम महोदय। जैसे घर पे दादाजी के नाम से कोई भी काम होगा, लेकिन करेंगे आपके पिताजी, तो राष्ट्रपति दादा होता है, आपके पिताजी प्रधानमंत्री होते हैं। दादाजी ओल चीज़ें बक रहे हैं, ए बेटा ये गलत है, ए बैठा चुप कि हम क्या जानो, खाली भी यहाँ वहाँ करे हो, वही होता है, वही राष्ट्रपति होता है। कि प्रधानमंत्री धमक दीन, जोर से बोल दीन, राष्ट्रपति सिर पिटिया बैठेगा, ठीक, ये होता है। तो राष्ट्रपति संविधान के नज़रिए से पावरफुल होता है, लेकिन हमारी आम जनता के नज़रिए से पावरफुल नहीं होता है, पावरफुल प्रधानमंत्री होता है, ठीक। ये सारी चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही। आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।